हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में देखेंगे वाद संसदीय दायर करने का स्थान। पिछली क्लास में हमने इस बारे में पढ़ा था धारा 15 जो सामान्य नियम बताता है कि कोई भी वाद कहाँ दायर किया जाएगा। सेक्शन 16 हमने देखा जिसमें हमने देखा था कि जहाँ वाद की विषय वस्तु स्थित है वहाँ वाद दायर किया जाएगा। 17 में हमने देखा था जहाँ वाद दायर किया जाएगा वहाँ वाद की विषय वस्तु यदि दो या अधिक न्यायालयों की अधिकारिता में आता है तब। और सेक्शन 18 में हमने देखा था जहाँ स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, ऐसी स्थिति में वाद कहाँ दायर किया जाएगा। आज हम देखते हैं धारा 19। सेक्शन 19 कहता है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद। तो सेक्शन 19 हमारा ये कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता का कि यदि वाद शरीर से या किसी जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोष किया गया है और उसके प्रतिकर के लिए वाद हमें लाना है, तो उस स्थिति में यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता के भीतर है और प्रतिवादी दूसरे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, तो वहां पर वादी को इस बात का विकल्प है कि वह वाद उस न्यायालय में भी ला सकता है जहां पर ऐसा दोष किया गया है या जहां पर प्रतिवादी निवास कर रहा है, कारोबार कर रहा है या लाभ के लिए स्वयं कार्य कर रहा है। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, सेक्शन 19 ये कहता है कि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति अगर दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर किया गया है और प्रतिवादी किसी दूसरे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार कर रहा है या लाभ के लिए स्वयं कार्य कर रहा है, तो वहां पर वादी को इस बात का विकल्प होता है कि वह वाद दोनों में से किसी भी जगह ला सकता है। अर्थात जहां दोष किया गया उस न्यायालय में भी ला सकता है और जहां प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य कर रहा है वहां भी वाद लाया जा सकता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यह कह रहा है यहां पर दिल्ली में निवास करने वाला कै, निवास कौन कर रहा है? कै दिल्ली में कर रहा है, कलकत्ता में कै पर हमला करता है। एक बार फिर, दिल्ली में निवास करने वाला कै कलकत्ता में कै पर हमला करता है। तो हमला कहाँ किया गया है? कलकत्ता में किया गया है। दोष कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। तो और कै जिसने ऐसा कार्य किया वो कहाँ निवास कर रहा है? दिल्ली में निवास कर रहा है। तो वाद कहाँ लाया जा सकता है? कै के द्वारा। तो कै वाद ला सकता है कलकत्ता में जहां पर ऐसा अपकृत्य किया गया है, या दिल्ली में जहां पर कै निवास कर रहा है वहां पर वाद ला सकेगा। इसके बाद आगे एक देखते हैं। कै की मानहानि करने वाला कथन दिल्ली में निवास करने वाला कै कलकत्ता में प्रकाशित करता है। तो क्या है? मानहानि किसकी हो रही है? यहाँ पर कै की हो रही है। और कौन कर रहा है? कै कर रहा है। कै कहाँ निवास कर रहा है? दिल्ली में निवास करता है। और ऐसा कार्य कहाँ किया है उसने? अपकृत्य कलकत्ता में किया है। तो कै कहाँ वाद ला सकता है? एक तो जहां पर ऐसा अपकृत्य किया गया है अर्थात प्रकाशन हुआ है, कलकत्ता में ला सकता है, या जहां पर कै निवास कर रहा है। कै निवास कहाँ करता है? दिल्ली में निवास करता है। इन दोनों में से किसी भी स्थान पर वाद लाया जा सकेगा। इसके अलावा एक और देखते हैं हम। कै जो जयपुर का निवासी है। जयपुर का निवासी कौन हुआ? कै हुआ। भोपाल में एक लेखक कै के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। वापस से, कै जयपुर का निवासी है, भोपाल में एक लेखक कै के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। तो कै कै के विरुद्ध कहाँ का वाद ला सकता है? जहां पर कै निवास करता है। तो कै निवास कहाँ कर रहा है? जयपुर में कर रहा है। और ऐसा कार्य कहाँ पर वाद हेतु कहाँ पैदा हुआ है? भोपाल में हुआ है। तो भोपाल में, अर्थात
ख जो है कै के विरुद्ध जयपुर या भोपाल में से किसी स्थान पर वाद ला सकेगा। आई बात समझ में? आगे हम देखते हैं सेक्शन 20 धारा 20 क्या कहती है? ये कहती है अन्य वादों का ऐसे स्थान पर दायर किया जाना जहां प्रतिवादी निवास करता हो अथवा वाद हेतु उत्पन्न होता है। अब अन्य वाद कौन सा? आगे अन्य वाद वे वाद हैं जो सेक्शन 16 से लेके 19 में नहीं आते हैं। ऐसे वाद जो सेक्शन 16 से लेकर 19 में नहीं आ रहे हैं, उन वादों को कहां दायर किया जाएगा? सेक्शन 20 के अनुसार दायर किया जाता है। ये क्या कहता है सेक्शन 20? ये कहता है, देखिए, पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर वाद ऐसे न्यायालय में दायर किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी है, वहां प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है, वहां लाया जा सकता है। एक बार फिर, जहां प्रतिवादी या एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वहां पर वाद कहां लाया जाएगा? वहां प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास जहां कर रहा है वहां लाया जाएगा, या कारोबार करता है वहां लाया जाएगा, या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है वहां लाया जाएगा। आगे कहता है जहां एक से अधिक प्रतिवादी है वहां प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है वहां लाया जा सकता है, या कारोबार करता है वहां लाया जा सकता है, या अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है वहां लाया जा सकता है। परंतु यह तब जब ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई है या प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप से निवास नहीं करते हैं, कारोबार नहीं करते हैं, अभिलाप के लिए स्वयं काम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उपमत हो गए हो, सहमत हो गए हो। आगे कहता है जहां वाद हेतु पूर्णतः या भागतः पैदा होता है उस स्थान पर वाद लाया जा सकेगा। अब मैं आपको सेक्शन 20 जो है इसको इजी शब्दों में बता देता हूं। ये कहता है कि जहां प्रतिवादी अकेला है वहां पे या एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से हर एक प्रतिवादी जो है वाद के प्रारंभ के समय, वापस से नोट करना मेरी बात, मैं कह रहा हूं अकेला प्रतिवादी है या एक से अधिक प्रतिवादी हैं और वहां प्रतिवादी जो है हर एक प्रतिवादी अकेला है जब तक तो ठीक है, लेकिन एक से अधिक प्रतिवादी है तो हर एक प्रतिवादी जो है वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से जहां निवास करता है या कारोबार करता है, लाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वहां लाया जाएगा। जबकि सेकंड वाली स्थिति में कहता है जहां एक से अधिक प्रतिवादी है और अलग अलग न्यायालयों की अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर वो निवास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वाद कहां लाया जा सकता है? जहां प्रतिवादियों में से कोई भी एक प्रतिवादी जहां निवास कर रहा है वहां ला सकते हैं, या कारोबार के लिए कर रहा है वहां लाया जा सकता है, या अभिलाप के लिए काम कर रहा है स्वयं वहां लाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए एक प्रतिवादी जो है, एग्जाम्पल में बताता हूं, एक प्रतिवादी दिल्ली में निवास कर रहा है, एक कलकत्ता में निवास कर रहा है और एक बेंगलोर में निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में तीनों प्रतिवादी जो है जहां भी कारोबार कर रहे हैं, तीनों प्रतिवादी कोई भी एक जहां कारोबार कर रहा है वहां लाया जा सकता है वाद, या जहां वास्तव में स्वेच्छा से निवास करते हैं वहां लाया जा सकता है वाद, या जहां अभिलाप के लिए स्वयं कार्य किया जा रहा है वहां लाया। लेकिन मान लीजिए प्रतिवादी इसके लिए सहमत होंगे तभी ऐसा किया जा सकता है। मान लीजिए प्रतिवादी जो कलकत्ता में, दिल्ली में और बेंगलोर में जो निवास कर रहे हैं वो सहमत नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वाद कैसे लाया जाएगा? वहां वाद जो है न्यायालय की इजाजत से लाया जा सकता है। तो शॉर्ट में एक बार फिर मैं बता देता हूं। नंबर 1 में कहता है कि जहां अकेला प्रतिवादी है तो वो, या एक से अधिक प्रतिवादी है तो हर एक प्रतिवादी जहां वास्तव में स्वेच्छा से निवास कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं या लाभ के लिए स्वयं कार्य कर रहे हैं वहां लाया जा सकता है, या जहां प्रतिवादी एक से अधिक और भिन्न भिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहे हैं तो वाद वहां लाया जाएगा जहां कोई भी एक प्रतिवादी जहां निवास कर रहा है, कारोबार कर रहा है या लाभ के लिए स्वयं कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति वहां लाया जा सकता है, लेकिन तभी जब सभी प्रतिवादी उस बात के लिए सहमत
हो गए हो। और यदि प्रतिवादी सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वाद जो है न्यायालय की इजाजत से लाया जा सकता है, तीनों में से किसी भी स्थान पर। आगे कहता है जहां वाद हेतु पूर्णतः या भागतः पैदा होते हैं वहां भी वाद लाया जा सकता है। आगे स्पष्टीकरण कहता है निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद हेतु की बाबत जो किसी स्थान में पैदा हुआ है जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी ऐसे वाद में ऐसे स्थान में कारोबार करता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मान लीजिए प्रतिवादी कोई निगम है तो उसके कारोबार का स्थान कौन सा होगा? निगम का जो प्रधान कार्यालय होता है वही उसका स्थान माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए निगम का कोई सब ऑर्डिनेट कार्यालय भी है, ऑफिस भी, सब ऑर्डिनेट ऑफिस भी है, और निगम का कारोबार जो है अधीनस्थ कार्यालय के स्थान पर तभी माना जाएगा जब वाद हेतु उस स्थान पर उत्पन्न हुआ हो। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सेक्शन 20 को कै जो जयपुर में रहता है, कै कहाँ रह रहा है? जयपुर में रहता है। बै दिल्ली में रहता है। स भोपाल में रहता है। क्या आया? कै कहाँ है? कै तो है आपके जयपुर में, बै है दिल्ली में, और स क्या है? भोपाल में। सेक्शन 20 के एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं। बै और स संयुक्त रूप से ऐसे 10,000 रुपये उधार लेते हैं। बै और स, बै और स दोनों मिलकर के कितने? 10,000 रुपये उधार ले रहे हैं। किससे? कैसे? आई बात समझ में? और ऋण के भुगतान के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र आगरा में निष्पादित करते हैं। प्रतिज्ञा पत्र कहां दिया जा रहा है? आगरा में। ठीक है। आगे कहता है और ऋण का भुगतान भरतपुर में देय होने के लिए प्रतिज्ञा की गई। ऋण का भुगतान कहां किया जाएगा? भरतपुर में। ठीक है। तो बै व स पर द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। बै और स के द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ए जो है बै व स के विरुद्ध वाद संसिद्ध कहां कहां कर सकेगा? एक बार फिर इस एग्जांपल को देखते हैं। कै तो जयपुर का निवासी है, बै दिल्ली का है और स भोपाल का है। बै और स दोनों संयुक्त रूप से 10,000 रुपये उधार किससे लेते हैं? कैसे लेते हैं? और एक प्रतिज्ञा पत्र जो है उसको कहां देते हैं? आगरा में दे रहे हैं। और उस ऋण का भुगतान किए जाने की कहां प्रतिज्ञा की गई है? भरतपुर में की गई है। अब बै और स दोनों मिलकर के अगर 10,000 रुपया ऋण नहीं देते हैं तो कै के द्वारा वाद कहां कहां लाया जा सकेगा? तो कै कहां वाद ला सकता है? दिल्ली में, जहां बै का निवास स्थान है। अभी धारा 20 में हमने देखा था सेकंड वाले पार्ट के अनुसार कि वाद कहां लाया जा सकता है? जहां पर कई प्रतिवादी हैं और वह विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करते हैं तो ऐसी स्थिति में वाद उन प्रतिवादियों से किसी भी एक के स्थान पर लाया जा सकता है जहां वह निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में कहां लाया जा सकता है वाद? दिल्ली में लाया जा सकता है जहां बै निवास करता है। भोपाल में जहां स निवास करता है वहां भी लाया जा सकता है। फिर संयुक्त भुगतान का प्रतिज्ञा पत्र कहां दिया गया था? आगरा में, जहां पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। फिर कहां पर बताया इसमें? भरतपुर में, जहां भुगतान करने की प्रतिज्ञा की, अर्थात वाद कारण आंशिक रूप से यहां भी पैदा हुआ है। ठीक है। तो वाद कहां कहां इन स्थानों पर लाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में वाद संसिद्ध करने के लिए स की सहमति और भोपाल में वाद दायर करने के लिए बै की सहमति लेनी होगी। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर सहमति हमें क्या है, जो वाद के जो पक्षकार है उनकी लेनी होगी। यदि उनमें से कोई सहमति नहीं देता है तो क्या होगा? न्यायालय की पूर्व अनुमति से ऐसे स्थान पर वाद संसिद्ध किया जा सकेगा। आई बात समझ में? जैसे आगे हम देखते हैं और इसमें तो हम कहते हैं मान लीजिए किसी अपमान लेख या मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए हमें वाद लाना है तो हम कहां ला सकते हैं? तो हम वाद लाएंगे, उस न्यायालय में लाएंगे
जिसकी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत ऐसा अपमान लेख या मानहानि का प्रकाशन हुआ है उस स्थान पर जहां वाद हेतु पैदा हुआ है या जहां प्रतिवादी निवास करते हैं वहां लाया जा सकता है। और मान लीजिए ऐसा प्रकाशन अखबार में किया गया है तो अपमान लेख का प्रकाशन जब उन सभी स्थानों पर माना जाएगा जहां पर उस अखबार को पढ़ा जाता है। इसी तरीके से देखें, अगर हम भागीदारी के विघटन के लिए भागीदारी के विघटन वाद हम कहां ला सकते हैं, तो भागीदारी या विघटन का वाद हम उन स्थानों पर ला सकते हैं जहां पर भागीदारी का करार किया गया है, एक उस स्थान पर, दूसरा उस स्थान पर जहां भागीदारी का कारोबार किया जा रहा है वहां ला सकते हैं। तो कहां ला सकते हैं, जहां भागीदारी का करार किया गया है वहां वाद लाया जा सकता है, और एक जहां भागीदारी का कारोबार किया जाता है वहां पर वाद ला सकते हैं। मान लीजिए कारोबार क्या है, 2 या अधिक स्थानों पर किया जा रहा है, तो वाद हम कहां ला सकते हैं, वाद हम उनमें से किसी भी स्थान पर ला सकते हैं जहां भागीदारी का कारोबार किया जा रहा है। और मान लीजिए भागीदारी जिसका कारोबार भारत के बाहर किया जाता है तो हम वाद कहां लाएंगे, तो हम भागीदारी के विघटन का वाद कहां लाएंगे, हम उस स्थान पर ला सकते हैं जहां पर भागीदारी का कोई भागीदार अगर भारत में निवास कर रहा है तो हम वहां पर वाद ला सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 21, ये क्या कहता है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप। तो सेक्शन 21 में अधिकारिता के बारे में आक्षेप 3 प्रकार का बता है। एक तो वाद के स्थान के संबंध में कोई आक्षेप करना चाहते हैं तो हम कब कर सकते हैं, दूसरा धन संबंधी अधिकारिता के बारे में अगर हमें कोई आक्षेप करना है तो हम कब कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं, और तीसरा है निष्पादन न्यायालय की सक्षमता के बारे में कोई हमें आक्षेप करना है तो वह हम आक्षेप कहां कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आक्षेप हम कहां करते हैं, सबसे पहले तो अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय। हमें आक्षेप कहां करना है, अपील न्यायालय में करते हैं और पुनरीक्षण न्यायालय में कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए वाद के स्थान के संबंध में कोई आक्षेप करना है तो हम अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय में कब करेंगे, तो हम ऐसा आक्षेप तभी करेंगे जब सर्वप्रथम अवसर पर, सबसे पहले हमें कब करना है, सर्वप्रथम जब भी हमें वाद के स्थान के संबंध में लगता है हमें आक्षेप करना है तो हमें जब भी सर्वप्रथम मौका मिला है हम तब आक्षेप कर लेंगे। और उन मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं तो विवादकों को स्थिर करते समय या उसके पहले करना होगा, और इसके कारण न्याय में विफलता हुई हो तभी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप के बारे में विचार करेगा। एक बार फिर कह रहा हूं, वाद के स्थान के संबंध में अगर हम कोई आक्षेप करना चाहते हैं तो ऐसा आक्षेप हम अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में करेंगे। अपील और पुनरीक्षण न्यायालय में जब भी हम आक्षेप करेंगे हमें उसे यह बताना होगा कि ऐसा आक्षेप मैंने निचले न्यायालय में सर्वप्रथम अवसर पर भी किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने दूसरी बार उस समय आक्षेप किया था जब विवादक स्थिर किए जा रहे थे या स्थिर किए जाने के पहले किया था और इसकी वजह से न्याय की विफलता हुई है, तभी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को स्वीकार करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे ही धन संबंधी अधिकारिता के बारे में कोई आक्षेप है तो अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उसे तभी स्वीकार करेगा जब आपने सर्वप्रथम अवसर पर या उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं तो स्थिर करने के समय या उसके पूर्व आपने आक्षेप किया हो और उसकी वजह से न्याय की विफलता हुई हो, तभी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय जो है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में आक्षेप को जो आप कर रहे हैं उसको स्वीकार करेगा। इसी तरीके निष्पादन न्यायालय की सक्षमता के बारे में कोई भी आक्षेप तभी किया जाएगा जब सर्वप्रथम अवसर पर की गई हो और उसकी वजह से न्याय में विफलता हुई हो, तभी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय जो है निष्पादन न्यायालय की सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप सुनेगा। उम्मीद करता हूं आपको वाद संचित करने या दायर करने के स्थान के संबंध में जो सेक्शन 15 से लेकर 21 तक को हमने 2 भागों में पढ़ा है समझ आया होगा। धन्यवाद।